ना बाद में है कंपैरिजन बिटवीन द रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर एंड रोटरी एयर कंप्रेसर। अभी यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर और रोटरी एयर कंप्रेसर में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे जो एयर कंप्रेस होगी ड्यू टू द रेसिप्रोकेटिंग की वजह से, यहाँ पे रोटरी वजह से, रोटरी मोशन की वजह से एयर कंप्रेस होगी, यहाँ पे रेसिप्रोकेट से होगी। अब इसका मेन डिफरेंस देखते हैं। पहला क्या है मेन डिफरेंस, ये है कि द मैक्सिमम डिलीवरी प्रेशर में बी एज हाई एज 1000 बार। यहाँ पे जो प्रेशर डिलीवर एयर कंप्रेस होने के बाद में जो प्रेशर रहेगा वो हाई रहेगा, मतलब रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर में प्रेशर हाई रहेगा, कंप्रेसर जो मिलेगी उसका प्रेशर हाई रहेगा, वो रहेगा 1000 बार। यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा वो कम रहेगा, वो रहेगा 10 बार प्रेशर। मतलब डिलीवरी प्रेशर कितना रहेगा 1000 बार, तो यहाँ पे 10 बार रहेगा, मतलब डिलीवरी प्रेशर ज़्यादा रहेगा, डिलीवरी प्रेशर कम रहेगा। रोटरी कंप्रेसर में डिलीवरी प्रेशर कम रहेगा, रेसिप्रोकेटिंग में ज़्यादा रहेगा 1000 बार। डिलीवरी प्रेशर ज़्यादा रहता है, डिलीवरी प्रेशर कम रहता है। बाद में मैक्सिमम फ्री एयर डिस्चार्ज इज अबाउट 300 मीटर क्यूब पर मिनट। यहाँ पे जो डिस्चार्ज रहेगा वो कम रहेगा, यहाँ पे डिस्चार्ज ज़्यादा रहेगा। रोटरी में क्या मिलता है अपने को, ज़्यादा डिस्चार्ज मिलता है और रेसिप्रोकेटिंग में कम डिस्चार्ज मिलता है। तो यहाँ पे डिस्चार्ज जो रहेगा 300 मीटर क्यूब पर मिनट रहेगा, यहाँ पे 3000 मीटर क्यूब पर मिनट रहेगा। मतलब मेन डिफरेंस कौन सा है कि रेसिप्रोकेटिंग में अपने को जो डिलीवरी प्रेशर मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा और रोटरी में कम मिलेगा, और यहाँ पे डिस्चार्ज कम मिलता है, तो यहाँ पे डिस्चार्ज ज़्यादा मिलता है। तीसरा पॉइंट आएगा दे आर सुटेबल फॉर द लो डिस्चार्ज एंड वेरी हाई प्रेशर। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप सुटेबल कौन सा है, लो डिस्चार्ज के लिए और हाई प्रेशर डेवलप करने के लिए। ठीक है, ये सुटेबल फॉर द लार्ज डिस्चार्ज और लो प्रेशर। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए इसका वाले। ये सुटेबल फॉर लार्ज डिस्चार्ज एंड लो प्रेशर। बाद में है स्पीड ऑफ द एयर कंप्रेसर इज लो। यहाँ पे एयर कंप्रेसर की स्पीड जो रहती है वो कम रहती है, यहाँ पे स्पीड ऑफ द एयर कंप्रेसर इज हाई। यहाँ पे स्पीड ऑफ द एयर कंप्रेसर की ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे कम रहेगी। यहाँ पे एयर सप्लाई जो रहेगी वो डिसकंटिन्यू रहेगा, यहाँ पे कंटिन्यू एयर सप्लाई रहेगा। रोटरी कंप्रेसर में कंटिन्यू एयर सप्लाई रहेगा और यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग में डिसकंटिन्यू रहेगा। बाद में नेक्स्ट डिफरेंस है साइज ऑफ द एयर कंप्रेसर। साइज ऑफ द एयर कंप्रेसर जो रहेगी ये लार्ज रहेगी फॉर गिवन डिस्चार्ज, यहाँ पे साइज ऑफ द एयर कंप्रेसर स्मॉल रहेगी फॉर सेम डिस्चार्ज। इसकी साइज ऑफ कंप्रेसर ज़्यादा रहती है रेसिप्रोकेटिंग की, यहाँ पे कम रहती है। बाद में बैलेंसिंग इज अ मेजर प्रॉब्लम। तो रेसिप्रोकेटिंग में क्या रहता है, बैलेंसिंग इज अ मेजर प्रॉब्लम रहता है, यहाँ पे बैलेंसिंग नो प्रॉब्लम ऑफ बैलेंसिंग, यहाँ पे बैलेंसिंग का कोई प्रॉब्लम रहता नहीं। यहाँ पे लुब्रिकेशन सिस्टम इज कॉम्प्लिकेटेड। जो रेसिप्रोकेटिंग में लुब्रिकेशन जो सिस्टम है वो कॉम्प्लिकेटेड रहती है, यहाँ पे जो लुब्रिकेशन सिस्टम रहेगी वो कॉम्प्लिकेटेड रहती है, यहाँ पे लुब्रिकेशन सिस्टम जो रहेगी वो सिंपल रहेगी। लुब्रिकेशन सिस्टम जो रहेगी वो सिंपल रहेगी। यहाँ पे एयर डिलीवर्ड इज लेस क्लीन। एयर डिलीवर जो रहेगी लेस क्लीन रहेगी, यहाँ पे एयर डिलीवर्ड रहेगी वो मोर क्लीन रहेगी। ठीक है, यहाँ पे मोर क्लीन रहेगी। ये हो गया मेन डिफरेंस। एग्जाम में 4 लिखे तो भी चलेगा या 8 लिखे तो भी चलेगा। तो ठीक है, तो एग्जाम में आता है डिफरेंस बिटवीन रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर और रोटरी एयर कंप्रेसर। तो रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी में डिफरेंस क्या है, तो रेसिप्रोकेटिंग जो एयर कंप्रेसर है ये यहाँ पे डिलीवरी प्रेशर ज़्यादा रहता है, डिलीवरी प्रेशर ज़्यादा रहता है, यहाँ पे डिलीवरी प्रेशर कम रहता है, यहाँ पे डिस्चार्ज कम रहता है, यहाँ पे डिस्चार्ज ज़्यादा रहता है। बाद में क्या है कि ये सुटेबल फॉर हाई प्रेशर और लो डिस्चार्ज, ये सुटेबल फॉर द लो प्रेशर हाई डिस्चार्ज। ठीक है, यहाँ पे स्पीड ऑफ द एयर कंप्रेसर लो रहती है, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा रहती है। एयर सप्लाई कंटिन्यू नहीं रहता है, यहाँ पे कंटिन्यू रहता है। साइज ऑफ द एयर कंप्रेसर यहाँ पे लार्ज ज़्यादा रहती है, यहाँ पे कम रहती है। बैलेंसिंग प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, यहाँ बैलेंसिंग प्रॉब्लम नहीं होता है। लुब्रिकेशन सिस्टम इज कॉम्प्लिकेटेड है, लुब्रिकेशन सिस्टम सिंपल है। ठीक है, और यहाँ पे एयर डिलीवर्ड इज लेस क्लीन, यहाँ पे ज़्यादा क्लीन रहती है। तो ये मेन डिफरेंस है रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर और रोटरी कंप्रेसर का। बाद में है कि अपने को कंप्रेसर जो है उसकी एनर्जी सेव करना है, तो कौन सी मेथड है सेव करने की, तो मेथड ऑफ एनर्जी सेविंग इन एयर कंप्रेसर। तो एयर कंप्रेसर में अपन एनर्जी सेव कैसे कर सकते हैं, तो अपने पास 4 मेथड है। पहली है स्प्रे इंजेक्शन। स्प्रे इंजेक्शन से इफिशिएंसी एनर्जी सेव होती है, मतलब इफिशिएंसी बढ़ती है। तो एनर्जी सेविंग मेथड है स्प्रे इंजेक्शन। तो स्प्रे इंजेक्शन से क्या होती है, इसकी एनर्जी सेव होती है। बाद में वाटर जॉकेटिंग। वाटर जॉकेटिंग की वजह से इसकी एनर्जी सेव होती है।
बाद में इंटरकूल, दो कंप्रेसर के बीच में इंटरकूलिंग लगाया तो इसकी एनर्जी सेव होती है, और एक्सटर्नल फिन लगाया तो इसकी एनर्जी सेव होती है। तो मेथड ऑफ सेविंग कौन से 4 मेथड है? स्प्रे इंजेक्शन, वाटर जॉकेटिंग, इंटरकूलिंग और एक्सटर्नल फिन्स। ये 4 मेथड एग्जाम में आती है, सिर्फ नाम लिखना है अपने को। तो मेथड कौन से है? तो स्प्रे इंजेक्शन से, मतलब स्प्रे इंजेक्शन, वाटर जॉकेटिंग, इंटरकूलिंग और एक्सटर्नल फिन्स। अब स्प्रे इंजेक्शन मतलब क्या है कि सिलेंडर, जो इंजन सिलेंडर रहता है, कंप्रेसर जो सिलेंडर रहता है, उसको कूल किया जाता है बाय वाटर इंजेक्ट करते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक में, तो उसकी वजह से कूल होने के कारण उसकी एनर्जी सेव होती है। वाटर जॉकेटिंग में क्या होता है? वाटर सप्लाई करते हैं सराउंडिंग में, तो एनर्जी सेव होती है। इंटरकूलिंग में क्या होता है? इंटरकूलिंग में क्या होता है? इंटरकूलिंग में एनर्जी सेव होती है। ठीक है, तो मेथड कौन से 4 मेथड लिखने का? स्प्रे इंजेक्शन, वाटर जॉकेटिंग, इंटरकूलिंग और एक्सटर्नल फिन्स। बाद में है वर्किंग ऑफ द 2 स्टेज एयर रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। अभी क्या है कि सिंगल स्टेज अपने वर्किंग देखी है, तो अभी सेकंड देखते हैं कि 2 स्टेज वर्किंग देखते हैं। 2 स्टेज कंप्रेशन, तो ये देखिए यहाँ पे ये है एक सिलेंडर, ये दूसरा सिलेंडर है, ये लो प्रेशर सिलेंडर है, ये हाई प्रेशर सिलेंडर है। यहाँ पे लगाया है इंटरकूलर, ये इंटरकूलर लगाया है। इंटरकूलर क्या करता है? प्रेशर सेम रहता है, लेकिन इस टेम्परेचर जो है, जो पहला टेम्परेचर था वो उतना टेम्परेचर मेंटेन करता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है, कूल करता है, टेम्परेचर कम करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं तो क्या होता है। यहाँ पे ये है रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। पहले एयर आती है, कहाँ पे आती है? एयर लो प्रेशर सिलेंडर में आती है। लो प्रेशर सिलेंडर पे एयर आएगी, लो प्रेशर सिलेंडर में एयर आएगी तो क्या हो जाएगा? एयर अंदर आएगी, पिस्टन नीचे में होगा, पिस्टन नीचे में होगा, एयर आएगी, फिर एयर कंप्रेस होगी। कंप्रेस होने के बाद प्रेशर बढ़ गया तो ये वाल्व ओपन हो जाएगी, यहाँ से प्रेशराइज एयर आएगी, ये प्रेशराइज एयर जाएंगी इंटरकूलर में। जब इंटरकूलर में जाएंगी तो प्रेशर कैसा रहेगा? सेम रहेगा, और टेम्परेचर जो था वो टेम्परेचर इंटरकूलर क्या करेगा? कम करेगा। ये जो टेम्परेचर रहता है T3, ये आ जाएगा कहाँ पे? T3 = आएगा T1, जो पहला टेम्परेचर उतना टेम्परेचर आएगा इसका। बाद में ये जो प्रेशराइज एयर थी ये फिर आएंगी हाई प्रेशर सिलेंडर में। ये आने के बाद में यहाँ पे भी क्या हो जाएंगी? एयर आएगी, फिर पिस्टन नीचे मूव होगा, एयर आने के बाद में फिर ऊपर में होगा, तो यहाँ पे फिर ये जो लो प्रेशर एयर थी वो फिर कंप्रेस हो जाएंगी, और कंप्रेस होने के बाद में ये डिस्चार्ज वाल्व के द्वारा बाहर चली जाएंगी, रिसर्व में चली जाएंगी। ठीक है, इसकी डायग्राम इस प्रकार से देखो, ये है एयर आ रही, पहले एयर आ रही, सक्शन हो गया, फिर क्या हो जाएगा? लो प्रेशर सिलेंडर में कंप्रेस होगी, ये कंप्रेस होगी 1 to 2। अब यहाँ पे इंटरकूलर नहीं लगाया तो यहाँ पे कंप्रेस होने के बाद हाई प्रेशर सिलेंडर पे आएंगी, यहाँ पे कंप्रेस हो जाएंगी तो यहाँ तक आ जाएंगी, फिर यहाँ पे डिलीवर हो जाएंगी, तो इतना वर्क यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। अभी इंटरकूलर लगाया तो ये लो पहले यहाँ से आएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी, यहाँ पे इंटरकूलर लगाया जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर सेम रहेगा, और इसका जो टेम्परेचर है ये कम हो जाएगा, यहाँ तक आएगा T3 = रहेगा T1, फिर कंप्रेस हो जाएंगी, यहाँ से डिलीवर हो जाएंगी, तो इतना वर्क सेव हो रहा है यहाँ पे। मतलब इंटरकूलर लगाने के बाद में एनर्जी सेव हो रही है। तो 2 स्टेज में इस प्रकार से अपन एनर्जी सेव करते हैं। तो 2 स्टेज कंप्रेसर में वर्क इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये हो गई PV एंड TS डायग्राम। यहाँ पे कैसा होता है? 2 स्टेज एयर कंप्रेसर विथ इंटरकूलर एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे जो है कि 2 स्टेज एयर कंप्रेसर है विथ इंटरकूलर एज शोन इन द फिगर है। ना इट कंसिस्ट ऑफ द 2 सिलेंडर। ये क्या है? और यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 सिलेंडर कंसिस्ट कर रहे हैं, एक है लो प्रेशर सिलेंडर, दूसरा है हाई प्रेशर सिलेंडर विथ परफेक्ट इंटरकूलर एज शोन इन द फिगर। ये परफेक्ट इंटरकूलर लगाया है यहाँ पे। ठीक है, ये जो लो प्रेशर सिलेंडर उसका इनिशियल प्रेशर है, प्रेशर P1 T1 रहेगा, प्रेशर P1 टेम्परेचर T1, फिर कंप्रेस होने के बाद में प्रेशर P2 आएगा, टेम्परेचर T2 आएगा, इंटरकूलर लगाने के बाद में इसका प्रेशर सेम रहेगा P2, टेम्परेचर T3 है, T3 = T1 रहेगा। बाद में यहाँ पे और कंप्रेस होगा तो इसका प्रेशर हो जाएगा P3 और टेम्परेचर रहेगा T4। तो फर्स्ट एयर इज कॉम्प्रेस, फर्स्ट क्या हो जाएगा? एयर इज कॉम्प्रेस इन लो प्रेशर सिलेंडर। यहाँ पे एयर कॉम्प्रेस होगी एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस टू P2 T2। कॉम्प्रेस होने के बाद में इसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा।
बाद में कहा देन दिस पासेज टू द इंटरकूलर, फिर इंटरकूलर में आ जाएगा, इस प्रेशर रिमेन्स सेम, इसका प्रेशर सेम रहेगा, एंड टेम्परेचर कूल्स टू द इनिशियल टेम्परेचर T1, यहाँ से T3 जो रहेगा ये रहेगा T1 हो जाएंगे इसका टेम्परेचर। बाद में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर T1 आएगा, देन इट पासेज टू द हाई प्रेशर सिलेंडर पर आएगा, हाई प्रेशर सिलेंडर आने के बाद में व्हेन इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएंगे, प्रेशर हो जाएगा P3 और टेम्परेचर हो जाएगा T4। इस प्रकार से डबल एक्टिंग ये क्या हो जाएगा, 2 स्टेज एयर कंप्रेसर विद परफेक्ट इंटरकूलर एज शोन इन द फिगर, ऐसा वर्क होगा। ठीक है, इस प्रकार से अपना एयर कंप्रेसर भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये भी यूनिट अपना कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट यूनिट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, वो भी देख लेते हैं।